नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की इस नई सीरीज में स्वागत है आपका। आज इस सीरीज के अंतर्गत हम हाल ही में संपन्न हुई यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की परीक्षा में इतिहास विषय के पूछे गए प्रश्नों के एनालिसिस को लेकर आपके सामने आए हैं। ये बी सीरीज के प्रश्न पत्र पर आधारित है, तो इसमें क्रमांक भी उसी हिसाब से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इतिहास खंड के इस सीरीज में। सबसे पहले पहला प्रश्न आपके सामने है, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। दूसरा कथन है, उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। अब इन दोनों कथनों में से आपको बताना है कि उसमें से कौन सा या कौन से सही है। तो सही कथनों का आपको चुनाव करना है। केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, या ना तो पहला और ना ही दूसरा। देखिए, अगर राजा राम मोहन राय की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि राजा राम मोहन राय जो पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में आने के बाद भारतीय समाज को एक नई जागृति देने के लिए जो विचारक हैं उन विचारों में अग्रणी माने जाते हैं। और इसी विचारधारा के अंतर्गत जब उन्होंने ये महसूस किया कि भारतीय समाज में बहुत सारी ऐसी कमजोरियां हैं जो कि भारतीय समाज के लगातार पतन होने के लिए जिम्मेदार हैं, तो उन्होंने इस विचार को केंद्र में रखते हुए अपने अंदर, अपने समाज के अंदर जो परिवर्तन करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए, लोगों को अपने विचारों से उत्प्रेरित करने के लिए कार्य किया। और उन्होंने कहा कि हमें ऐसे साधनों की तलाश करनी होगी जिससे कि हम अपने समाज की जो कमजोरी है उनको दूर कर सकें। अब देखिए, एक तरफ बड़ी संख्या में भारतीयों ने पश्चिम के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया और एक धड़ा था जो कि पारंपरिक भारतीय विचारों और संस्थाओं में विश्वास रखता था। वहीं कुछ लोग ये धीरे धीरे महसूस करने लगे थे कि आधुनिक पश्चिमी विचारों को भी हमें ध्यान देना चाहिए और अपने वहाँ की जो बातें हैं उनको अपने समाज में उनसे सीख लेते हुए अपने समाज को भी पुनरुत्थान करने की जरूरत है, उसकी कुंजी वहां मिल सकती है। तो राजा राम मोहन राय जो थे वो इसी विचार से प्रेरित थे और आधुनिक भारत के प्रथम महान नेता भी उनको कहा जाता है। वो राजा राम मोहन राय जी अपने लोगों और देश के प्रति गहरे प्रेम में विश्वास रखते ही थे, लेकिन साथ साथ पूरा जीवन वो सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक और राजनीतिक पुनरुत्थान के लिए समर्पित किए थे। विशेष तौर पर उनका ये मानना था कि भारतीय समाज में जाति और रूढ़ियों का जो बंधन है उससे जकड़ा हुआ है, साथ ही साथ इस जकड़न की वजह से ठहराव की स्थिति बनी है, तो इससे वो दुखी रहते थे। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो पारंपरिक दार्शनिक प्रणाली है उसके प्रति तो उनका गहरा प्रेम और सम्मान था ही, लेकिन साथ साथ उनका यह भी मानना था कि पश्चिमी संस्कृति के द्वारा भारतीय समाज में उसका पुनरुत्थान हो सकता है, उसका सहारा लिया जा सकता है। इसलिए आपका पहला कथन देखिए, अनुराग और समादर था पश्चिमी संस्कृति के प्रति, ये पूरी तरह से सही है। विशेष रूप से वो चाहते थे कि उनके देशवासी जो है तर्क और विवेक की कसौटी पर चीजों को कसें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करें, साथ ही साथ पुरुष और महिला दोनों की जो मानवीय गरिमा है, जो सामाजिक समानता है, उसके सिद्धांत को स्वीकार किया जाए। साथ साथ देश में जो आधुनिक पूंजीवाद और उद्योग की शुरुआत है उसको भी करने के हिमायती थे। तो दूसरा कथन भी आपका सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका विकल्प इस लिहाज से सी सही होगा, दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, न्यायालयों और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार। दूसरा है, अहिंसा का कठोर अनुपालन। तीसरा है, उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण। चौथा है, विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना। अब इसमें से उपयुक्त में से कितने असहयोग कार्यक्रम के अवयव हैं? आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो असहयोग कार्यक्रम चला था इनमें से कौन कौन से उसके अवयव हैं? विकल्प आपके सामने है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चार। तो देखिए, यहां पर इस लिहाज से अगर आप देखें तो यहां पर केवल तीन अर्थात सी विकल्प आपका सही होगा। कैसे सही होगा? तो देखिए, आप जानते हैं कि सितंबर 2020 में जो है वो एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था और इस विशेष अधिवेशन में ही, जिसमें कि असहयोग के मुद्दे पर अंतिम रूप से विचार विमर्श करके निर्णय लिया गया कि अब असहयोग जो आंदोलन है वो चलाया जाएगा। अब इसमें हालांकि कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया परिषद में प्रवेश को लेकर, लेकिन असहयोग को अपनी सहमति फिलहाल यहां पर मिल गई और दिसंबर 1920 में, अब जानते हैं कि दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन होता था, तो दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन हुआ, कहां पर हुआ था? नागपुर में अधिवेशन हुआ था।
जो कि नियमित अधिवेशन था, वो दिसंबर माह में ही आयोजित होता था। तो वहां पर असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया गया। अब इसमें क्या था, इसमें क्या क्या शामिल था? इसमें शामिल था कि जो भी सरकारी उपाधियां होती हैं, जो भी सम्मान होते हैं, जो भी मानद पद होते हैं, वो सारे के सारे क्या किए जाए? सरकारी स्कूल, कॉलेज, विधिक न्यायालय, विदेशी वस्त्र, इसके बहिष्कार को किया जाए। मतलब चाहे वो सरकार के द्वारा प्रदत्त उपाधियां हो, सम्मान हो, मानद पद हो, इन सारी चीजों का बहिष्कार हो, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार हो, विधिक न्यायालय का बहिष्कार हो, साथ साथ विदेशी वस्त्र का बहिष्कार हो। इसलिए विकल्प एक जो है आपका, विकल्प एक, वो तो सही है। तो एक पहला कथन आपका सही हो जाएगा कि न्यायालय और विदेशी वस्त्र इसमें शामिल थे। दूसरा है अहिंसा का कठोर अनुपालन। अब देखिए तीसरे कथन पर विचार कर लें। तीसरा भी इसी व्याख्या में आ जाता है कि उपाधियों, सम्मानों, उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण। देखिए प्रतिधारण न करने की बात थी, प्रतिधारण करने की बात नहीं थी, तो इसलिए ये कथन आपका गलत हो गया, तीसरा आपका गलत हो गया। अब इसमें सरकारी सेवा से इस्तीफा देने और सरकारी करों का भुगतान न करने को भी शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो जितने भी राष्ट्रीय विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, वो स्थापित करने की बात कही गई। विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना की बात की गई और उन्हें सुदृढ़ करने की बात की गई। साथ साथ हथकरघा और बुनाई को बढ़ावा देने के लिए अस्पृश्यता की निंदा की गई, उसके त्याग करने की बात की गई। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने, अहिंसा का कठोर अनुपालन करने का निर्णय लिया गया। इसलिए आप देखें अहिंसा का कठोर अनुपालन दूसरा भी आपका सही हो जाता है और विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना भी सही हो जाता है। इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इसमें से 3 कथन सही हैं, केवल गलत कौन सा है? ये तीसरा वाला कथन गलत था। तो 1, 2 और 3, ये 3 कथन सही हैं, तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंचाई में काम आने वाला अरघट्टा, अरघट्ट या अरघट्टा कहा जाता है, इस नाम का उपकरण क्या था? अब देखिए पहला है विकल्प एक घिरनी, पुली से खींचा जाने वाला चमड़े का बिना पानी का थैला था। या बी कह रहा है एक बड़ा चक्का था जिसकी अराओं यानी स्पोक्स के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हों। सी कह रहा है बैलों के द्वारा खींचा जाने वाला मिट्टी का एक अधिक बड़ा पात्र था। या डी कह रहा है सीधे हाथों से ही रस्सी द्वारा खींचा जाने वाला बड़ा जल डोल। अब इसमें से देखिए सही विकल्प क्या है, तो आपका विकल्प बी सही है। विकल्प बी क्यों सही है? क्योंकि अरघट्ट जो था वो बेसिकली क्या होता था, एक बड़ा चक्का होता था और जो शुष्क क्षेत्र होते थे वहां पर जल उपकरणों के निर्माण को बड़ा ही पुण्य काम माना जाता था। तो कुएं से जो जल निकालना है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाली जो तकनीकी थी उसमें इसका इस्तेमाल होता था और इसके बहुत सारे साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। जैसे एक है देसिन माला, क्या नाम है? देसिन माला। देसिन माला जो है इसमें अगाती, अनकड्डी और ढेका, ये जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, अगाती, अनकड्डी और ढेका, ये शब्द हैं, ये जल निष्कासित करने के या जल को निकालने का एक ऐसा उपकरण था जिसमें कि इसी प्रकार की संरचना होती थी। तो यहां पर इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान में विशेषकर जोधपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, सांचौर भी आता है, सिरोही भी आता है, यहाँ भी कुछ अभिलेख मिले हैं। उसमें भी सिंचाई के संदर्भ में बार बार अरघट्ट, अरघट्टा या अरहट्ट तीनों नाम मिलते हैं। अरघट्ट भी लिखा है, अरघट्टा भी है, अरहट्ट भी है और साथ साथ धीमड़ा और धीकू जैसे उपकरणों का उल्लेख है जो इसी दिशा में संकेत करते हैं। अब अरघट्ट, इसको सामान्य रूप से अगर कहें तो फारसी में पहिया कहा जाता है और उसकी तकनीकी जो है, हालांकि थोड़ा सा तकनीकी यहाँ पर आपको अंतर मिलता है हर जगह, लेकिन अरघट्ट का मुख्य घटक क्या था? घट यंत्र था, यानी मटकों वाला एक यंत्र था जिसमें सामान्य रूप से पहिए को फिट किया जाता था और वही पहिया परिधि से उसके विभिन्न हिस्से जुड़े होते थे जो कि घूमता था और सिंचाई करने के लिए, जल निष्कासित करने के उपकरण के रूप में काम करता था। इसके अलावा सिद्धर्षि द्वारा रचित एक उपमिति भव प्रपंच कथा है। किसने लिखा है? सिद्धर्षि। क्या है कथा का नाम? उपमिति भव प्रपंच कथा, जो है लगभग ईस्वी सन 906 के आसपास की है। इस यंत्र में अरघट्ट का सबसे विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा जाए अगर कभी कि सबसे विस्तृत विवरण कहाँ मिलता है, तो उपमिति भव प्रपंच कथा में मिलता है और इसी ग्रंथ के अनुसार ये कहा गया है कि अरघट्ट एक ऐसे यंत्र के रूप में इसका वर्णन किया गया है जिसका प्रयोग जलाशय से जल को खींचने के लिए किया जाता था। अब 14वीं शताब्दी में जब आप आएंगे तो इसमें विशेषता पाई गई कि साकिया अथवा फारसी पहिए के रूप में ये जाना जाने लगा। तो अरघट्ट नामक जो जल यंत्र था, इसका प्रचलन अगर देखेंगे आप सर्वाधिक स्पष्ट रूप से कब हुआ, तो ये 11वीं शताब्दी में आपको मिलेगा और वहां पर इसके संदर्भ में एक शिलापट्ट भी मिलता है जहां पर राजस्थान के पाली जिले के मंदसौर में ये उपलब्ध हुआ है, जहां पर इसका वर्णन
किया गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत्त विलास, विचित्र चित्त और गुण भरा जैसी उपाधियां धारण की? अब देखिए, ये जो भी उपाधियां आपके सामने है, विकल्प आपके सामने, किसने धारण की? महेंद्र वर्मन प्रथम, बी है सिंह विष्णु, सी है नरसिंह वर्मन प्रथम, डी है सिंह वर्मन। तो देखिए, इसका सही विकल्प आपका है महेंद्र वर्मन प्रथम, अर्थात ए विकल्प आपका सही होगा। महेंद्र वर्मन प्रथम की अगर बात करें तो इनके जो पिता थे उनका नाम था सिंह विष्णु। क्या नाम था उनका? सिंह विष्णु। और सिंह विष्णु की जब, अर्थात इनके पिता की जब मृत्यु हो गई, तब ये शासक बनते हैं। और 590 से 630 ईस्वी तक, 590 से 630 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। और ये कौन से शासक थे, किस वंश से संबंध था इनका? तो इनका संबंध था पल्लव वंश से। और देखिए, जो पल्लव वंश है उसके एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में महेंद्र वर्मन प्रथम का योगदान है। इन्होंने साहित्यिक कार्य भी किए, मंदिर निर्माण की गतिविधियों के लिए भी जाने जाते हैं, और साथ साथ एक कुशल वीणा वादक भी थे। तो याद रखिएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे वो वीणा बजाने में बड़े ही निपुण थे, इसलिए भी इनको जाना जाता था। साथ ही इन्होंने नाटक, चित्रकला, संगीत जैसी कई कलात्मक गतिविधियों को भी काफी बढ़ावा दिया था। अब इन्होंने कुछ उपाधियां ग्रहण की, जैसे मत्तविलास, चित्रकार पुली, ललितांकुर, गुणभरा, चटकारी, चटकारी का मतलब मंदिर निर्माता को कहा जाता है, और विचित्रचित, जिसको जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण इनको विचित्रचित भी कहा जाता था, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति बड़ी जिज्ञासु थी, किसी भी चीज को जानना चाहते थे। तो ये सारी इनकी उपाधियां हैं, तो इस लिहाज से महेंद्र वर्मन प्रथम आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? काफी महत्वपूर्ण तीर्थयात्री है, चीन का तीर्थयात्री है फाहियान। अब पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में भारत की इसने यात्रा की थी। विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए है समुद्रगुप्त, विकल्प बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, विकल्प सी कुमारगुप्त प्रथम, या विकल्प डी स्कंदगुप्त। तो देखिए, इसमें आप सभी को मालूम भी होगा, काफी ये कई बार पूछा जा चुका हुआ सवाल है। तो इसका सही विकल्प क्या है? विकल्प बी चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही आप जानते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, और कला साहित्य के संरक्षण के लिए इनको काफी याद किया जाता है। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात की जाएगी तो इनके दरबार में नवरत्न थे, और नवरत्न के लिए, उन नवरत्न का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उसमें से ही एक महान जो नवरत्न थे, वो महान संस्कृत कवि और नाटककार कौन थे? कालिदास भी थे। तो याद रखिएगा, कालिदास इनके महान नवरत्नों में एक थे, सबसे प्रसिद्ध थे। इसके अलावा चीनी बौद्ध यात्री फाहियान की अगर बात करेंगे तो 404 से 411, ये याद रखेंगे आप, 404 से 411 जो ईस्वी है, उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इसने भारत की यात्रा की थी, और 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत के लोगों के जीवन के विवरण को इसने विस्तार से वर्णित भी किया। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? विकल्प आपके सामने हैं। विकल्प ए अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट, विकल्प बी प्रताप रुद्र काकतीय वंश से संबंध था, विकल्प सी राजेंद्र प्रथम चोल वंश के, विकल्प डी विष्णुवर्धन होयसल वंश के। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या है? राजेंद्र प्रथम चोल, यानी कि सी विकल्प आपका सही है। अब देखिए, राजराज चोल प्रथम के बेटे थे, क्या नाम था इनका? राजेंद्र चोल प्रथम। और 1025 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? जो श्री विजय साम्राज्य है उसके विरुद्ध इन्होंने एक नौसैनिक अभियान का नेतृत्व किया, और ये अभियान इनका क्या रहा? श्री विजय के विरुद्ध जो अभियान हुआ ये सफल भी रहा। तो आपका विकल्प क्या सही होगा? राजेंद्र प्रथम। आप जानते हैं कि जो चोल थे, चोलों की नौसेना बहुत शक्तिशाली थी। इस अभियान की अगर बात करें तो भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विदेशी सैन्य अभियानों में से एक माना जाता है। चोल नौसेना जो थी वो मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा या आसपास के क्षेत्रों में इसने कई महत्वपूर्ण विजय की। इसमें जो श्री विजय बंदरगाह है और शहर है, उस पर आक्रमण जो है ये महत्वपूर्ण आक्रमण के रूप में जाना जाता है। अब भारतीय महासागर में अगर देखें तो चोलों की एक महत्वपूर्ण स्थिति थी, और साथ साथ जो कुलोत्तुंग थे, चोल शासक कुलोत्तुंग थे, 1070 से लेकर लगभग 1122 तक इनका कार्यकाल था। यहाँ तक चोल जो है वो काफी अपना प्रभुत्व बरकरार रखने में सफल रहे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत यानी 600 से 322 ईसा पूर्व के संदर्भ में ये दो युग्म दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है। एक तरफ प्रादेशिक क्षेत्र है, दूसरी तरफ इस क्षेत्र में बहने वाली नदी का नाम दिया गया है। अब देखिए, ये बात की जा रही है षोडश महाजनपद से संबंधित, ये जो आपको नगर है दिखाई दे रहे हैं।
अशमक के सामने गोदावरी, कंबोज के सामने विपासा, विपास या विपासा। तीसरा है अवंती के सामने महानदी और कोसल के सामने है सरयू। अब देखिए इसमें से अगर मिलान की बात करें तो इसमें से आपको बताना है कि कितने युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए अशमक की जहां तक बात है तो गोदावरी ये सही सुमेल है, कंबोज विपासा ये सही सुमेल नहीं है, अवंती महानदी भी नहीं है, कोसल की बात करें तो सरयू, यानी कि 2 आपके लिए सुमेलित हैं। तो आपका विकल्प हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2 ही इसमें से सही सुमेलित हैं। अब एक एक करके देखिए चलते हैं। अशमक की अगर बात करें तो दक्षिण भारत के दक्कन में क्षेत्र में स्थित है, एक महाजनपद है और इस क्षेत्र से होकर गोदावरी नदी बहती थी, इसलिए आपका पहला कथन जो होता है वो सही हो जाता है। कंबोज की अगर आप बात करेंगे तो कंबोज की स्थिति कहाँ है? कंबोज की स्थिति आपकी है उत्तर पश्चिम भारत में स्थित ये महाजनपद था। और आज के संदर्भ में अगर बात करें तो अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर इसकी स्थिति होगी। विपास यानी व्यास नदी जो थी पंजाब क्षेत्र में बहती है, न कि कंबोज क्षेत्र में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। जो व्यास नदी है वो कहाँ बहती है? पंजाब के क्षेत्र में बहती है, तो इसलिए आपका यह कथन गलत हो गया। अवंती की अगर बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित महाजनपद था और इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। और इससे संबंधित जो प्रमुख नदी है वो चंबल है, जबकि यहाँ पर आपको दिया है महानदी। और महानदी की अगर आप बात करेंगे तो ओडिशा और छत्तीसगढ़ से होकर बहती है, न कि इस क्षेत्र से होकर बहती है। तो सी भी आपका जो तीसरा भी है वो सुमेलित नहीं है। कोसल की अगर बात करें तो वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में स्थित महाजनपद था और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी और यहां से होकर सरयू नदी बहती थी, इसलिए आपका चौथा सुमेलित है। तो बी विकल्प ही यहां पर उपयुक्त होगा, तो आपका ये विकल्प सही होगा। अब देखिए यहां पर महाजनपदों की स्थिति आपको इस मैप पर दिखाई गई है। आप जानते हैं कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण महाजनपद था, जैसे कि मगध था, ये अंग महाजनपद है। कुल 16 महाजनपद है, उनकी स्थिति यहाँ पर आपको दिखाई दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग अवंती है, अवंती की जिसका जिक्र अभी किया गया है। इसके अलावा कुरु है, पांचाल है, कोसल है, तो ये सभी महाजनपदों को यहाँ पर दर्शाया गया है। महाजनपद आप जानते हैं 16 महाजनपद आपके लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि अंग जनपद की बात कर लें तो इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी चंपा है। बिहार के मुंगेर भागलपुर जिले का एक क्षेत्र है। मगध की बात कर लें तो पाटलिपुत्र जो है इसकी राजधानी। बिहार के गया और पटना जिले का वर्तमान में अगर क्षेत्र देखें तो काशी की बात कर लें तो वाराणसी है, काशी भी महाजनपद था। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के वाराणसी और आसपास के क्षेत्र इसमें शामिल थे। इसके अलावा कोसल की बात कर लें तो कोसल की श्रावस्ती, क्या है राजधानी इसकी? श्रावस्ती है और उत्तर प्रदेश के अयोध्या और श्रावस्ती का क्षेत्र आता है। वज्जी है, वज्जी का क्या है? तो वैशाली है, इसके क्षेत्र को आप याद रखेंगे। वज्जी का क्या है? राजधानी वैशाली है। इसी तरह से बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में वैशाली का जो क्षेत्र है वो आता है। मल्ल है, कुशीनारा, पावा के मल्ल लोग थे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का क्षेत्र। कुशीनगर का क्षेत्र। श्रावस्ती की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के अयोध्या श्रावस्ती का क्षेत्र है। तो ये अलग अलग क्षेत्र आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसमें से आप षोडश महाजनपद की कंडीशन को देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ जाने से पहले कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि कंबोज की राजधानी क्या थी। आपका जवाब कमेंट बॉक्स में हमें दिखना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, यानी संगीत की शिक्षा दी जाती थी, विष्णु दिगंबर पुलस्कर द्वारा 1901 में कहां स्थापित किया गया था? तो देखिए इसमें तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो है किससे संबंधित था? तो संगीत प्रशिक्षण से संबंधित था। विष्णु दिगंबर पुलस्कर जो थे इनके द्वारा ये 1901 में स्थापित किया गया। अब कहाँ स्थापित किया गया ये आपसे पूछा गया है। विकल्प आपके सामने है। ए है दिल्ली, बी है ग्वालियर, सी उज्जैन या डी लाहौर। तो देखिए इसको स्थापित किया गया था लाहौर में, तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और ये जो पहला गंधर्व महाविद्यालय था जिसको पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी द्वारा 5 मई 1901, तो 5 मई 1901 में इसको स्थापित किया गया था। और उस समय ब्रिटिश भारत का ये हिस्सा था, ये लाहौर अब पाकिस्तान में फिलहाल स्थित है। इसलिए विकल्प आपका क्या सही है? विकल्प आपका डी सही है, लाहौर सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है, प्रादेशिक रज्जुक भी लिखा जाता है, राजुक भी, युक्त, ये तीनों ही स्तर पर किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे? तो इसमें आपके सामने विकल्प है ग्राम स्तरीय प्रशासन, जिला स्तरीय प्रशासन या प्रांतीय प्रशासन या केंद्रीय प्रशासन। तो देखिए अगर इनकी बात करें, चाहे वो प्रादेशिक हो, चाहे रज्जुक हो या युक्त हो, ये सभी के सभी जो हैं जिला स्तरीय प्रशासन से संबंधित थे, यानी कि बी विकल्प आपका सही होगा। तो अशोककालीन अभिलेख जो है उनके आधार पर ही यह संकेत मिलता है कि ये तीनों ही अधिकारी काफी महत्वपूर्ण थे और जिला स्तर पर ये अधिकारी पाए जाते थे।
अभिलेख संख्या जो 3 है, अभिलेख संख्या 3 में अगर आप देखेंगे तो उसमें ये अधिकारी ये कहा गया है कि 5 वर्ष के लिए ये यात्राएं करते थे ताकि लोगों को धर्म की शिक्षा दी जा सके और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। युक्त शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अर्थशास्त्र में मिलता है, और अर्थशास्त्र में इसको एक सामान्य अधिकारी के रूप में इसके बारे में वर्णन मिलता है, युक्त के बारे में। तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र में एक सामान्य अधिकारी के रूप में इसका वर्णन मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखें, बोंगार्ड लेविन जो थे उन्होंने सुझाव दिया कि अभिलेखों में वर्णित जो रज्जुक हैं उनकी पहचान मेगस्थनीज ने एग्रोनोमोई, मेगस्थनीज ने किसकी बात कही है? मेगस्थनीज ने कही है एग्रोनोमोई। तो उसी से इसका तादात्म्य लगाया गया है। क्या बात है, किस कही गई है? बोंगार्ड लेविन ने कहा कि राजुकों की पहचान, जो राजुक होते थे वो एग्रोनोमोई से हो रही है, जो कि मेगस्थनीज ने वर्णन किया है। और ये क्या काम करते थे? तो भूमि माप और राजस्व निर्धारण से इनका संबंध होता था। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के संबंध में। ये कथन दिए गए हैं, पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। दूसरा कथन है, इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे, केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त न होता और सरकार दमन पर उतर आती। अब इसमें से आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 ना ही 2। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें, इसमें आपका सही विकल्प होगा विकल्प सी। यहां पर 1 और 2 दोनों जो हैं वो सही हैं। कैसे सही हैं? तो देखिए, कथन 1 में जो बात कही गई है, 1921 में क्या हुआ कि कांग्रेस ने अपने संविधान में कुछ बदलाव किया, और अब कांग्रेस ने ये लक्ष्य तय किया कि स्वराज यानी खुद का जो शासन है वो पाना, लेकिन सिर्फ संवैधानिक तरीके से नहीं, यानी कि जैसे कि कानून के दायरे में रह के ही नहीं, बल्कि वैध तरीका हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, चाहे वो भले वो ब्रिटिश संविधान के अनुसार हो या ना हो, लेकिन अगर शांतिपूर्ण हो, उसमें अहिंसात्मक तरीके से हम प्राप्त करें तो वो जायज है। ये कांग्रेस ने अपने संविधान में ये संशोधन किया। मतलब अब कुछ असंवैधानिक तरीके भी अपनाए जा सकते थे। जैसे मान लीजिए, सरकार अगर कोई बात कह रही है और आप उस बात को नहीं मान रहे हैं, उस कानून को आप तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका प्रदर्शन हिंसात्मक तरीके से ना होकर अहिंसात्मक तरीके से होगा। ये बात कही गई कांग्रेस ने अपने संविधान में। तो अब कांग्रेस ने 1921 में एक नया संविधान अपना अंगीकृत किया, उसके अनुच्छेद 1 में ये बात तय हुई थी। तो इस लिहाज से पहला कथन आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। अब मतलब ये था कि हम कुछ असंवैधानिक तरीके अपना सकते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण होने चाहिए, उसमें हिंसा का पुट नहीं होने चाहिए। विशेष तौर पर यह बदलाव क्यों देखने को मिला? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो मांडफोर्ड सुधार लागू किए थे 1921 में, उसी के बाद से ये कांग्रेस ने भी अपना बदलाव ये करना जायज समझा। अब ये बदलाव कांग्रेस के लिए बड़ा मोड़ भी था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कथन 1 आपका सही होता है। दूसरा है कि महात्मा गांधी ने आंदोलन को 2 चरणों में चलाने की योजना बनाई थी। पहले ये था कि सरकार की दी हुई जो उपाधियां हैं उसको छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी को सर की उपाधि मिल गई, किसी को राय बहादुर की मिल गई, तो क्या करना है? इन उपाधियों को त्याग देना है। दूसरा, सरकारी नौकरी हो, चाहे पुलिस हो, अदालत हो, स्कूल हो, विदेशी कपड़े हैं, इनका बहिष्कार करना। और सरकार ने यह भी कहा कि अगर सरकार दमन करती है, कांग्रेस ने कहा अगर सरकार दमन करती है, जैसे मान लीजिए लाठी चलाती है, गोली चलाती है, तो फिर पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। गर्मियों में 1920 में गांधी जी और शौकत अली ने देश भर में यात्रा की, लोगों से मिले और आंदोलन के लिए जनसमर्थन भी उन्होंने जुटाया था। तो इसलिए जो चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की बात थी वो सही है, तो दूसरा कथन भी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया था? अब देखिए, गांधी जी का यह वक्तव्य है कब दिया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प, पहले तो आप विकल्प देख लीजिए। पहला है चंपारण सत्याग्रह के समय, बी है दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय, सी है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के समय, या डी है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के समय। तो देखिए, यहां पर इसका सही विकल्प है विकल्प बी, यानी कि दांडी में नमक कानून का जब सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करना हुआ, उसी समय गांधी जी ने यह वक्तव्य दिया था। आप जानते हैं कि 6 अप्रैल वो तिथि है जब क्या हुआ, 6 अप्रैल की तिथि, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए, 6 अप्रैल में क्या हुआ? एक मुट्ठी नमक को उठाया गया और ब्रिटिश द्वारा जो नमक कानून थोपा गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, उसी को नमक कानून को तोड़ा गांधी जी ने। गांधी जी द्वारा वहीं पर घोषणा की गई और उसी समय यह वक्तव्य कहा गया कि ब्रिटिश शासन ने इस महान देश का नैतिक
भौतिक और सांस्कृतिक आध्यात्मिक रूप से विनाश कर दिया है। मैं इस शासन को एक अभिशाप मानता हूं। मैं इस सरकारी व्यवस्था को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील हूं। और यहीं पर उन्होंने कहा कि राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है। हमारा संघर्ष अहिंसक है, हमें किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारा धर्म है कि इस सरकार के अभिशाप को मिटा दिया जाए। तो गांधी जी, यहीं पर आपको पता होना चाहिए कि 78 सहयोगियों के साथ 12 मार्च 1930 को क्या किए थे, चले थे, दांडी मार्च पर निकले थे 12 मार्च 1930 को, और साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया और 375 किलोमीटर की दूरी तय करके गुजरात तट पर दांडी पहुंचे थे। इस मार्च ने व्यापक प्रसिद्धि भी हासिल की, जिससे गांवों में कार्यरत जो अधिकारी हैं बड़े पैमाने पर त्याग पत्र दिए और जनता ने बढ़ चढ़ कर भाग भी लिया। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की यानी डांसिंग गर्ल नामक एक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ से बनी है? अब देखिए, इसका सवाल आपके सामने आ गया, महत्वपूर्ण विषय भी है। विकल्प आपके सामने इंद्रगोप मणि, कार्निलियन, बी विकल्प है मृत्तिका, क्ले, सी है कांस्य या डी स्वर्ण। तो इसका सही विकल्प आपका सी कांस्य है। तो याद रखिएगा। देखिए, नाचती हुई जो लड़की है, डांसिंग गर्ल है, इसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है और सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक प्रतिष्ठित कलाकृतियों में से एक है। और इस कहां से खोजी गई है? तो ध्यान रखिएगा, ये खोजी गई है मोहनजोदड़ो से। तो याद रखिएगा आप, मोहनजोदड़ो जो है वहीं से मिली है। और ये किससे बनी है? कांस्य से बनी है डांसिंग गर्ल। ठीक है। ये कांस्य मूर्तिका लगभग 10.8 सेंटीमीटर यानी लगभग 4 इंच ऊंची है। और इसका समय ये माना जाता है कि 2500 ईसा पूर्व। तो 2500 ईसा पूर्व इसका समय है। और भारतीय उपमहाद्वीप की ऐसा माना जाता है कि सबसे प्राचीनतम कांस्य मूर्ति के तौर पर इसको जाना जाता है। तो सी विकल्प यहाँ आपका सही होगा। इस मूर्ति को आप देख सकते हैं। इसकी विभिन्न विशेषताएं भी हैं, जैसे इसके जो अंग हैं सरल नलिकाकार अंग है। धड़ के लिए ये उल्लेखनीय है, जो कि कला में मानवीय रूप की प्रारंभिक समझ को दर्शाता है। इसमें क्या है, लड़की को लंबे बालों के साथ दिखाया गया है। आप देख रहे हैं कि इसके लंबे बाल आपको दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर उसकी बाईं बाजू पर कई चूड़ियां भी आपको दिख रही हैं, यहाँ चूड़ियां पहनी हुई हैं। दाई बाजू पर यहाँ पर आपको ब्रेसलेट भी दिख रहा है, ब्रेसलेट भी पहनी है। इसके अलावा एक ताबीज भी पहनी है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। गले में कौड़ी के फूल की एक माला भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, धारण किया गया है। और उसका दायां हाथ कमर पर टिका हुआ है, साथ साथ बायां हाथ भारतीय नृत्य की एक पारंपरिक मुद्रा में है। तो ये गति और सांस्कृतिक परंपरा दोनों का ये प्रदर्शन है। तो ये डांसिंग गर्ल की मूर्ति बेसिकली कहाँ से संबंध है आपका, इसको आप जान ही गए, इंडस वैली से इसका संबंध है। और ये कांस्य से बनी हुई मूर्ति है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा घटना से संबंधित। चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा यानी लीगल डिफेंस प्रदान किया? विकल्प आपके सामने विकल्प है। विकल्प ए सी आर दास, विकल्प बी मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत, विकल्प सी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और ख्वाजा हसन निजामी, विकल्प डी एम ए जिन्ना। तो इसका सही विकल्प है आपका विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत सही है। आप जानते हैं कि चौरी चौरा जो कि कहां पर है, गोरखपुर जिले में है। और वहीं पर वर्ष 1922 में स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था, उसी के दौरान ये घटना घटित हुई, जिसको कि चौरी चौरा के नाम से जानते हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो उस समय का संयुक्त प्रांत और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में ये स्थित है। 1923 में क्या हुआ, जो प्रमुख वकील और स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर मदन मोहन मालवीय जी, इस घटना के बाद गिरफ्तार जो भी लोग किए गए थे और जिनको मृत्यु दंड दे दिया गया था, उन लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए आगे आते हैं। और फिर उन्होंने न्यायालय में लगातार 4 दिन तक जिरह की, यानी कि वहां पर जाके उन्होंने इन लोगों को मृत्यु दंड से मुक्ति दिलाने के लिए बहस की और पूरे जोश से आरोपितों का पक्ष रखा। उनकी कोशिशों का ही परिणाम था कि न्यायाधीश ने जो मृत्यु दंड की सजा है उसकी फिर से समीक्षा की और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो निर्दोष थे, उन व्यक्तियों को राहत मिली। तो विकल्प बी आपका सही है, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्रों में उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया? विकल्प ए पूना समझौता, विकल्प बी गांधी इरविन समझौता, विकल्प सी भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी, या विकल्प डी भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रख्यापना। तो देखिए, यहां पर जो सही विकल्प है वो आपका होगा पूना समझौता, यानी कि विकल्प ए है। देखिए, सितंबर 1932 में मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। गांधी जी ने हरिजनों यानी अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए अपना अभियान तेज कर दिया।
इसी समझौते के तहत क्या हुआ, जो दलित वर्ग के लोग थे, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो उनकी मांग थी उसको छोड़ दिया गया, लेकिन जो संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र होंगे वहां पर आरक्षण की शुरुआत की गई थी। अब गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू करने के बाद ही गांधी जी के इस चीज को स्वीकार किया गया था। इस वजह से यह पूना समझौता काफी जाना जाता है। अछूतों की दुर्दशा से गांधी जी बेहद प्रभावित होकर उनकी सामाजिक मुक्ति को ही अपने राष्ट्रीय आंदोलन का इन्होंने यहीं से मुख्य हिस्सा भी बना लिया था। और इसके कुछ ही समय बाद अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग सितंबर 1932 में स्थापना हुई। इसकी स्थापना की गई और हरिजन सेवक संघ के नाम से बाद में इसी को जाना जाने लगा। फिर साप्ताहिक पत्रिका हरिजन, जो कि जनवरी 1933 में प्रकाशित हुई थी। जनवरी 1933 में कौन सी पत्रिका थी, तो साप्ताहिक पत्रिका थी, हरिजन उसका नाम था। 1933-34 तक उन्होंने जागरूकता फैलाने, धन जुटाने, सुधारों को बढ़ावा देने के लिए 20,000 किलोमीटर से अधिक पूरे भारत की हरिजन यात्रा भी की थी। और उनके जो अभियान थे वो चाहे मंदिर प्रवेश का मामला हो, सामाजिक एकीकरण हो, चाहे जातिगत भेदभाव हो, इन सब के उन्मूलन पर जोर देने के लिए चलाया जा रहा था। तो हम कह सकते हैं कि जो पूना पैक्ट था 1932, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इसी मोड़ के बाद गांधी जी ने हरिजन उत्थान को अपने राजनीतिक और सामाजिक एजेंडे में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया था। तो ये विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए। पहला है पपीता, दूसरा अनानास, तीसरा अमरूद। अब बताना है उपयुक्त में से कितने 16वीं और 17वीं शताब्दियों में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए थे। तो देखिए यहाँ पर ये जो तीनों ही फल हैं, ये तीनों ही पुर्तगालियों द्वारा इसी समय लाए गए थे, इसलिए आपका सभी 3 सी विकल्प सही होगा। जानते हैं आप कि पुर्तगाली भारत में जो यूरोपीय शक्ति आ रही थी उसमें 16वीं 17वीं शताब्दी के द्वारा ये आए थे और सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। और इस दौरान इन्होंने कई अमेरिकी फसलों और फलों को भारत में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। और इन्हीं फलों में शामिल थे, चाहे वो अनानास हो, पपीता हो, अमरूद हो, ये सभी बेसिकली अमेरिकी मूल के फल हैं जिन्हें पुर्तगालियों ने भारत में लाने का काम किया था, इसलिए आपका विकल्प सी सही होगा। वहीं अनानास की बात करें तो अनानास कहां से आया था, ब्राजील से लाया गया था और इसका उल्लेख आईने अकबरी में भी मिलता है। 1590 के दशक में आप देखेंगे अनानास का उल्लेख जो है आईने अकबरी में भी मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि तब तक भारत में ये उगाया जाने लगा था। तो यह फल तेजी से विस्तृत हुआ और मुगल शाही बागों, पुर्तगाली बस्तियों में भी फिर उगाया जाने लगा। तो पपीता की अगर बात करेंगे तो फिलीपींस और मलक्का के माध्यम से भारत पहुंचा था। 1600 के दशक की शुरुआत तक दमन जैसी पुर्तगाली क्षेत्रों में ये बहुत कॉमन हो गया था, सामान्य हो गया था। तो यह फल लोगों को पसंद भी बहुत आया था। जेसुइट खरबूजा इसको कहा जाने लगा था। अमरूद की अगर बात करें तो अनानास और पपीते से थोड़ा बाद में आया। हालांकि अबुल फजल ने अपने लेखों में अमरूद का उल्लेख किया है, लेकिन संभवतः इसका संदर्भ उस समय अमरूद से न होकर नाशपाती से माना जाता है। भारत में अमरूद का पहला स्पष्ट उल्लेख अगर आप देखेंगे तो अंग्रेज चिकित्सक एक थे, जॉन फ्रायर नाम था उनका। क्या नाम था? जॉन फ्रायर। तो जॉन फ्रायर जो थे उन्होंने 1673 में इसका उल्लेख किया था मद्रास में, वहीं पर पुर्तगालियों द्वारा इसके आगमन का संकेत दिया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक था? विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए पेरियार ईवी रामास्वामी नायंकर, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी भास्कर राव जाधव या डी दिनकर राव जवलकर। तो इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है विकल्प ए पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। देखिए, जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था, आत्मसम्मान आंदोलन था, इसकी स्थापना वर्ष 1925 में हुई थी। कब हुई थी? 1925 में। तमिलनाडु में पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा की गई थी, जिनको पेरियार के नाम से जाना जाता है। ये बलिजा नायडू जाति से संबंधित है। इस आंदोलन की शुरुआत जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व था, धार्मिक रूढ़िवादिता थी और जातिगत उत्पीड़न को चुनौती देने के लिए किया गया था, इसलिए विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। बेसिकली इस आंदोलन के माध्यम से जो तर्कवाद, लैंगिक समानता और आत्मसम्मान को गैर ब्राह्मण और शोषित समुदायों के बीच में बढ़ावा दिया गया था। तो आज के सेशन में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नए खंड के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।